हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है कि वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार किस गणतज्ञ को प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन है आपका लुइस कैप्रेली, दूसरा ऑप्शन है ए.बी. विंडरसन, तीसरा ऑप्शन है आपका हिलेल फ्रेस्टेनबर्ग और चौथा ऑप्शन है आपका डेनिस सुलिवन। अगर हम बात करेंगे तो डेनिस सुलिवन को 2022 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एबल पुरस्कार मिला था यानी कि 2022 में। ये आपके अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है आपकी वाशिंगटन डीसी, जहां हम डीसी को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा आपकी क्या है, डॉलर है। अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हमारा होगा लुइस कैप्रेली, हमारा सही आंसर होगा। यानी कि ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। इनका जो मूल स्थान है वो आपका अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो आपकी ब्यूनस आयर्स। और मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो मुद्रा की बात करेंगे तो पेसो इसकी मुद्रा है। यानी कि जो 2023 का जो एबल पुरस्कार है उसको हम प्रदान किए हैं लुइस कैप्रेली को। यानी कि किसको प्रदान किया गया, लुइस कैप्रेली को। इसे हम गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार भी हम इसको कहते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2001 में हुई थी। तो शुरुआत 2001 में हुई थी, किसकी स्मृति में हुई थी, तो नील्स हेनरिक की स्मृति में इसकी शुरुआत की गई थी 2001 में। लेकिन पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था 2003 में। तो जब पहला पुरस्कार जो मिला था वो मिला था जीन पियरे को। पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2003 में। और इस पुरस्कार के अंतर्गत 4 करोड़ 72 लाख यानी कि 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और एक मेडल प्रदान किया जाता है। इसको हम कहते हैं एबल पुरस्कार। यानी कि एक गणित के क्षेत्र से संबंध रखता है। अगर हम कहेंगे राष्ट्रीय गणित दिवस हम कब बनाते और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हम कब बनाते हैं, तो राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करेंगे तो राष्ट्रीय गणित दिवस हम 22 दिसंबर को बनाते हैं श्री रामानुजाचार्य की याद में। और अगर हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब बनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हम 14 मार्च को बनाते हैं। इसको हम पाई दिवस भी कहते हैं। इसको हम पाई दिवस भी कहते हैं। पाई का जो मान होता है वो होता है 3.14, यानी कि 14/3 में जो दिवस बनाया था उसको हम कहते हैं पाई दिवस। यानी कि 14 मार्च, अगर मंथ की बात करेंगे तो 3 आपका मंथ, ओके, उसको हम पाई दिवस कहते हैं। अगर हम अपने जो भारत में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो आपके डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में दी जाती। इन्होंने डिस्कवर्ड किया था डायनामाइट को। इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। इनकी ही याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो आपके 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। यानी कि उन क्षेत्रों को जैसे आपका साहित्य यानी कि लिटरेचर, बहुत की फिजिक्स में दिया जाता है। दूसरा आपका रसायन में दिया जाता है। लेकिन तीसरा आपका रसायन में दिया जाता है। फिर आपका शांति में दिया जाता है, यानी कि शांति में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अर्थशास्त्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि बात करेंगे तो सबसे पहला जो आपका नोबेल पुरस्कार है वो किस भारतीयों को प्रदान किया गया, या सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीयों को प्रदान किया गया, या एशिया में सबसे पहला नोबेल किस भारतीयों को मिला था। तो अगर हम बात करेंगे तो 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया था। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को पुरस्कार प्रदान किया गया था। ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो शांति में मदर टेरेसा को मिला था।
मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला था 1979 में। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में पुरस्कार जो पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन को मिला है। अगर हम भौतिकी की बात करेंगे तो सीवी रमन को मिला है पहला भौतिकी में पुरस्कार। अगर हम बात करेंगे तो वेंकट रमन को मिला है इसमें रसायन विज्ञान में। और उसके बाद अगर हम चिकित्सा की बात करेंगे तो हरगोविंद खुराना को मिला है, हरगोविंद खुराना को मिला है। तो ऐसे भारतीय हैं हमारे जिनको पहला पहला पुरस्कार मिला है। नहीं कि नोबेल पुरस्कार आपको 6 एरियाज में दिया जाता है और 6 एरिया है, जैसे आपके साहित्य हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा विज्ञान हो गया और आपका शांति के लिए पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो पहला प्रश्न यानी कि एबल पुरस्कार जो मिला था वो लुईस को मिला था आपके। अगला हमारा प्रश्न है कि सरकार ने कितने राज्यों में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्रों को हरा भरा बनाने के लिए एक प्रमुख पहल ग्रीन यानी कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की। यानी कि जो पहल की शुरुआत करी गई है वो आपकी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई है। तो इसमें प्रश्न है कि कितने राज्यों के लिए शुरू की गई। तो इसमें जो आपके ऑप्शन है 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य। अगर हम बात करेंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो आपके राजस्थान यानी कि राजस्थान में अप्रोक्स 79% इसका क्षेत्र है। उसके बाद गुजरात, हरियाणा और आपके दिल्ली। तो दिल्ली में जो 7.7% जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमें अरावली पर्वत श्रृंखला से मिलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि 4 राज्यों में इसका विस्तार किया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा विस्तार आपके राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का आता है। अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला आपकी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यानी कि अगर विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है तो ऑब्वियसली आपकी भारत की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है अरावली पर्वत शिखर। तो अरावली पर्वत शिखर है, ये अपशिष्ट पर्वत है आपके, यानी किस श्रेणी में रखते हैं पर्वतों की हम इन्हें, तो इन्हें हम पर्वतों की अपशिष्ट श्रेणी में इनको हम रखते हैं। अगर हम बात करेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो शिखर है उसको क्या कहते हैं, यानी कि सबसे ऊंची चोटी जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गुरु शिखर कहते हैं। जो आपकी माउंट आबू की पहाड़ियों पर सिरोही यानी कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। और माउंट आबू की पहाड़ियों पर एक मंदिर बनाया गया है जिससे हम कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर या दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो आपके जैन धर्म से संबंध रखता है। तो जैन धर्म से संबंध रखता है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला एक अपशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है और माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित है। तो माउंट आबू की पहाड़ियों पर एक मंदिर स्थित है जिसको हम कहते हैं दिलवाड़ा का मंदिर। और दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो आपके जैन धर्म से संबंध रखता है। ओके, तो इसका जो विस्तार होगा वो 4 राज्यों में होगा आपके। तो 4 राज्यों में समथिंग 800 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई, यानी कि राजस्थान से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है। तो इसका जो विस्तार है वो आपके 4 राज्यों में होगा। ठीक है, तो अरावली एक प्रकार के कैसे पर्वत हैं, आपकी अपशिष्ट पर्वत हैं। पर्वत जो होते हैं हमारे 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे बलित पर्वत हो गए, आपके भ्रंश पर्वत हो गए, ब्लॉक पर्वत हो गए और आपके अपशिष्ट पर्वत है। तो अरावली आपके अपशिष्ट पर्वतों का एक उदाहरण है। तो 4 राज्यों में सीमा बनाएगी आपकी अरावली। ओके, तो अरावली जो है इसकी जो अनुमानित जो आयु है वो आपकी 570 मिलियन वर्ष इसकी अनुमानित आयु है, यानी कि 570 मिलियन वर्ष इसकी अनुमानित आयु का आकलन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि धनु यात्रा उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल की सीएम है आपकी ममता बनर्जी। अगर गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर हैं आपके एम गणेशन। अगर हम बात करेंगे डीएलआर, आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे, डीएलआर का मतलब होता है कि जिलों की संख्या कितनी है, तो जिले हैं आपके 23, लोकसभा सीटों की संख्या है आपके 42
और राज्यसभा सीटों की संख्या है आपकी 16। यानी कि पश्चिम बंगाल का जो डीएलआर है वो आपका है 23, 42 और 16 है। यानी कि 23, 42, 16 है आपके पश्चिम बंगाल का डीएलआर है। अगर हम बात करेंगे कि विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो आपकी 294 इसकी विधानसभा सीटों की संख्या है। ओके, अगर हम बात करेंगे कि उड़ीसा यानी कि धनु यात्रा, अगर हम धनु यात्राओं को देखें तो आपकी धनु यात्रा, ओके, यानी कि धनु यात्रा इसको हम बोलते हैं उड़ीसा की भाषा में। तो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा की जो स्थापना हुई वो है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई। और उड़ीसा के जो सीएम है वो है आपके नवीन पटनायक। और अगर गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर हैं आपके गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं आपके। अगर डीएलआर की बात करेंगे तो आपका डीएलआर है वो है 30, 21 और 11। यानी कि जो उड़ीसा के जो आपका डीएलआर नंबर है यानी कि जिलों की संख्या 30 है, लोकसभा सीटें जो हैं वो आपकी कितनी है 20 हैं, यानी कि 21 है सॉरी, और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो आपकी हैं 11 है। अगर हम बात करेंगे कि इसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा जो सीटों की संख्या है वो आपकी 147 है, यानी कि 147 विधानसभा की सीटें हैं। ओके, अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे तो 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। और झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड का जो गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 में झारखंड का गठन किया गया था। ओके, ये आपकी धनु यात्रा हो गई। अगर हम उड़ीसा की और बात कर लेते हैं, उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपकी चिल्का झील है जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यानी कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का झील है। अगर हम विश्व की बात करेंगे कि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो डॉन हुआन झील, ये आपकी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप में आपकी स्थित है। तो उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो आपकी चिल्का झील है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय सेना हाल ही में भारत की पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहां किया गया। ऑप्शन है लखनऊ, अहमदाबाद, पुरी या गोवा। आपका पुरी अभी हमने पढ़ा, पुरी आपका उड़ीसा में है। गोवा, अहमदाबाद आपके गुजरात में है और लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। अगर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यानी कि लखनऊ का जो पुराना नाम था वो अवध था, तो अवध की जो स्थापना करी थी वो शहादत खान ने करी थी। लेकिन अगर यही हम पूछते हैं कि लखनऊ की स्थापना किसने करी थी, तो लखनऊ की स्थापना आसफ-उद-दौला ने करी थी। लेकिन लखनऊ को उसने अपनी राजधानी बनाया था, तो आसफ-उद-दौला ने लखनऊ की स्थापना की थी। बट इसका सही आंसर की बात करेंगे तो 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई जो बनाई जाएगी वो आपके कहां बनाई जाएगी, अहमदाबाद में। अहमदाबाद की बात करेंगे तो अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद को विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। यानी कि अहमदाबाद विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। यह 2017 में शामिल किया गया था। और दूसरा जो शहर है हमारा जयपुर, उसे 2019 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यानी भारत के 2 शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है, जिसमें पहला आपका अहमदाबाद है, दूसरा आपका जयपुर है। अगर हम बात करेंगे कि ये आपके गुजरात, वो तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ है, गुजरात में है, जो आपके एशियाई से शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए आपका प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। गोवा बात करेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा अगर कोई राज्य है भारत का तो वो गोवा है, और सबसे बड़ा अगर कोई राज्य है तो वो आपका राजस्थान राज्य है। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश आपके 4थे स्थान पर है। ओके, अगर हम बात करेंगे कि 3D
जो हमारे चित्र होते हैं यानी कि त्रिविमीय, जो हमारी पिक होती हैं यानी कि त्रिविमीय जो हमारे चित्र होते हैं, उनको हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? तो उनको हम मापते हैं होलोग्राफी। तो होलोग्राफी के द्वारा हम उनको मापते हैं, यानी कि उनका मापन जो करते हैं वो हम होलोग्राफी के द्वारा करते हैं। ये आपका 3D है, यही संस्थान बनाया गया था आपके। तो भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय, किस राज्य में मुडेरा, बाजार और तेलिया अफगान गांव का नाम बदलने को मंजूरी दी गई है? यानी कि पूछ रहा है किस सरकार ने इनके नाम बदल दिए गए हैं। तो आपको बता दें, जो मुडेरा है आपके गोरखपुर जिले में है, और इसका जो नाम बदल कर करा गया है वो करा गया है चौरी चौरा। चौरी चौरा नाम इसका किया गया है। और जो आपका तेलिया अफगान है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है तेलिया शुक्ला। ये आपके उत्तर प्रदेश के देवरिया में है। और गोरखपुर भी आपके कहां पर है? यानी कि गोरखपुर आपके देवरिया में है, यानी गोरखपुर आपके उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। तो उत्तर प्रदेश ने तेलिया अफगान का नाम बढ़कर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है, और आपके मुंडेरा जो है वो आपके क्या कर गया? चौरी चौरा कर दिया गया। चौरी चौरा की घटना भी हुई थी 5 फरवरी 1922 में। जब चौरी चौरा की घटना हुई थी तो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, जिस आंदोलन को गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। तो चौरी चौरा जो कांड था, उसका जो मुकदमा जो लड़े थे वो मदन मोहन मालवीय लड़े थे। तो मदन मोहन मालवीय ने 170 लोगों को फांसी से बचा लिया था, बाकी जो लोग बचे थे उनको क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। तो मदन मोहन मालवीय को यहीं से विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हो गई वकालत में। उससे पहले मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी थी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे ये चीते की तरह दिख रहे हैं एकदम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो इन्होंने नाम परिवर्तित कर दिया है कि अफगान शासकों ने इसको बसाया था। तो अफगान जो थे वो ईरान, तेहरान के निवासी थे, तो वहां से इनको चेंज कर दिए गए हैं। अब इनका नाम कर दिया गया है देवरिया, तेलिया शुक्ला नाम इनको कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी जी हैं। यानी कि मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल आपके जो राज्यपाल है वो आपकी आनंदीबेन पटेल है। अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी, लेकिन गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं आपकी। हमारे भारतीय संविधान में एक संशोधन है जिसमें कहा गया है 7वां संविधान संशोधन, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर राज्यपाल नियुक्त करना है तो उस व्यक्ति का राज्यपाल नहीं नियुक्त करेंगे जिसमें उसका आईडी कार्ड या जिसमें वो निवास करता है। जैसे कि आनंदीबेन पटेल जो है गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन वो गुजरात की राज्यपाल नहीं बन सकती थी। तो आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, यानी क्या है हमारा सिस्टम, ये कहता है कि जिस राज्य में कोई व्यक्ति रहता है वह उस राज्य का मुख्यमंत्री तो बन सकता है बट राज्यपाल नहीं बन सकता है। ओके, अगर हम बात करेंगे बिहार की, तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं आपके। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो अशोक गहलोत हैं। और अगर हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री की तो मनोहर लाल खट्टर हैं आपके मुख्यमंत्री यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश ने चेंज कर दिए हैं आपके 2 शहरों के नाम, यानी कि तेलिया अफगान का, मुंडेरा का नाम चेंज कर दिया गया, मुंडेरा बाजार का। प्रश्न है हमारा कि दिसंबर 2022 में एनटीपीसी ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए टेक्नीमोंट के साथ भागीदारी की है? यानी कि पहला ऑप्शन है आपका कोयला आधारित बिजली, हरित मेथेनॉल, परमाणु आधारित बिजली या हरित हाइड्रोजन। आपको बता दें कि हाइड्रोजन जो होता है इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1s1, 1s2 यानी कि 1s3, जिसको हम पहले को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम और तीसरे को हम बोलते हैं ट्राइटियम। लेकिन 3 समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक वह होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, उनको हम आइसोटोप्स या समस्थानिक कहते हैं। देखिएगा परमाणु क्रमांक ये है हमारा, तो परमाणु क्रमांक तीनों के समान है और जो हमारे परमाणु भार हैं ये क्या है? आपके
भिन्न भिन्न है। तो अभी मैंने आपको बताया समस्थानिक हम उसे कहेंगे जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं बट परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। बात करते हैं कि इसका सही आंसर की, तो सही आंसर होगा आपका हरित मेथेनॉल, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, प्रदूषणकारी नहीं होता, यानी कि प्रदूषण नहीं करता है, इसीलिए इसका समझौता करा है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एनटीपीसी, ये आपका संगठन है। अगर हम बात करेंगे कोयले की, तो कोयला जो सबसे अच्छे किस्म का कोयला जो होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रोसाइट। तो कोयला जो होता है वो आपके 4 प्रकार का होता है। दूसरा प्रकार होता है हमारा विटामिन्स, तीसरा होता है हमारा लिग्नाइट, और चौथा जो हमारा कोयला होता है वो आपका होता है पिट कोयला। यानी कि कोयले का जो सबसे अच्छा जो प्रयोग होता है वो आपका क्या होता है, एंथ्रोसाइट्स कोयला हमारा सबसे अच्छा कोयला होता है। ओके, अगर हम परमाणु आधारित बिजली, ये भी आपका नहीं होगा, तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, हरित मेथेनॉल। तो हरित मेथेनॉल जो होता है उसको ग्रीन मेथेनॉल की श्रेणी में भी यहाँ कह सकते हैं, जो कम नवीकरणीय होता है और क्या होता है आपका कम प्रदूषणकारी होता है, प्रदूषण को उत्पन्न नहीं करता है। तो दिसंबर एनटीपीसी ने, ये आपका पुराना दिसंबर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है आपका कि भद्राचलम मंदिर समूह निम्नलिखित में से किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है आपका तेलंगाना, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है आपका तमिलनाडु। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का जो डीएलआर नंबर होगा वो होगा आपका 26, 25 और 11। ये आंध्र प्रदेश का डीएलआर नंबर है। अगर हम बात करेंगे विधानसभा की सीटें कितनी हैं आंध्र प्रदेश में, और विधान परिषद की सीटें कितनी, यानी आंध्र प्रदेश में क्या है आपकी विधान परिषद भी है। तो भारत के सभी राज्यों में आपकी विधान परिषद नहीं है, तो भारत के कुल मिला के 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी कि सभी राज्यों में आपकी विधान परिषद नहीं है, तो 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद है। ओके, तो 6 राज्यों में एक आंध्र प्रदेश हो गया। अभी आपने पढ़ा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वो आपकी 100 है। अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा आपकी 176 है, और विधान परिषद की बात करेंगे तो आपकी 58 सीटें विधान परिषद की हैं आपकी आंध्र प्रदेश में। अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर आपका होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना के सीएम की बात करेंगे के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव इसके सीएम है आपके। अगर गवर्नर की बात करेंगे तो सौंदराराजन इसकी गवर्नर है आपकी। अगर हम बात करेंगे कि डीएलआर नंबर कितना है, तो 331707, यानी कि डीएलआर नंबर है, यानी कि जिलों की संख्या आपके 33 है। लोकसभा की सीटें आपकी 17 हैं और राज्यसभा की सीटें आपकी 7 हैं। अगर विधान परिषद की सीटों की बात करेंगे तो 40 हैं और विधानसभा की सीटें 119 हैं, यानी कि विधानसभा की सीटें आपकी 119 हैं। अब विधान परिषद की अगर हम बात करेंगे तो विधान परिषद की सीटों की जो संख्या है वो आपके 40 है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो 2 राज्य हमने यहीं पे पढ़ लिया, यानी कि आंध्र प्रदेश में कितनी है आपकी 58 है, और कितनी है आपकी विधान परिषद में सीटों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी 40 है, यानी कि तेलंगाना में। बात करेंगे गठन कब हुआ, तो 2 जून 2014 को इस राज्य का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस तिथि को मनरेगा में हाजिरी को डिजिटल रूप से सार्वभौमिक बना दिया गया है। यानी कि जितने भी वहां पे मजदूर होते हैं जो 100 दिन का रोजगार देते हैं, जिनको भारत सरकार के द्वारा, उनको क्या किया गया कि उनकी जो हाजिरी है वो क्या करी गई, डिजिटलाइजेशन करी गई, यानी कि डिजिटल कर दिया गया उसकी हाजिरी को। ओके, कब किया गया, 15 अगस्त 2022 को, 2 अक्टूबर 2022 को, या 1 जनवरी 2023 को, या 26 जनवरी 2023 को। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो आपके 1 जनवरी 2023 को। तो हम इससे मनरेगा के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जानते हैं, जो 2 फरवरी 2006 में आया था और अधिनियम बनकर 2005 में तैयार हुआ था। यानी कि अधिनियम 2005 में तैयार हुआ था, इसे लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को, और इसका 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया था। ये 100 दिन की मजदूरी प्रदान हमको करता है। तो भारत सरकार ने
1 जनवरी 2023 से बना दिया है। 1 जनवरी की बात करेंगे तो 1 जनवरी को DRDO डे बनाते हैं, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता की जयंती मनाते हैं हम 2 अक्टूबर को। 15 अगस्त की बात अगर हम करेंगे तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो था वो क्या हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। संविधान बनके जो तैयार हुआ था वो बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है कि सी लिबनी रबुका निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, यानी कि मॉरिशस, भूटान, फिजी और है हमारा श्रीलंका। अगर हम बात करेंगे श्रीलंका की राजधानी तो जयवर्धनेपुरम आपकी श्रीलंका की राजधानी है, जयवर्धनेपुरम कोटी। अगर बात करेंगे मुद्रा क्या चलती तो मुद्रा आपकी रुपया चलती है। श्रीलंका की अगर प्राचीन राजधानी की बात करेंगे तो श्रीलंका को हम प्राचीन में बोलते थे अनुराधापुर, यानी कि श्रीलंका की जो प्राचीन राजधानी है वो आपकी अनुराधापुर है। लेकिन श्रीलंका को हम बोलते थे सीलेन के नाम से जानते थे। 1972 में इसे लंका कर दिया गया और 1978 में इसे श्रीलंका का नाम दे दिया गया, यानी श्रीलंका नाम पड़ा 1978 में। तो श्रीलंका को प्राचीन समय में हम सीलेन के नाम से जानते थे और श्रीलंका की वर्तमान समय में जो राजधानी वो आपकी जयवर्धनेपुरम है और रुपया है आपका मुद्रा है। फिजी की अगर हम बात करेंगे तो फिजी की जो आपकी राजधानी है वो आपकी सुवा है, मुद्रा है वो आपकी डॉलर है। भूटान की बात करेंगे तो भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू, मुद्रा रुपया भी चलती है और एक मुद्रा चलती है आपके नुट्रगल, यहाँ पे आपकी मुद्रा चलती है, रुपया भी चलती है। मॉरिशस की बात करेंगे तो पोर्ट लुइस और बात करेंगे मुद्रा की तो मुद्रा आपके यहाँ पे भी रुपया चलती है। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो फिजी, यानी कि फिजी आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है जिसमें प्रधानमंत्री राबुका को बनाया गया है। अगला लास्ट प्रश्न है हमारा कि मत्स्य 6000 क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मत्स्य 6000 है क्या। पहला ऑप्शन है मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है, ये गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज के लिए एक वाहन है, ये भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है, ये मछली की आनुवंशिक रूप से संशोधित की गई किस्म है। अगर हम बात करेंगे तो मछली की ही बात कर लेते हैं पहले। तो मछली से संबंधित है हमारी नीली क्रांति, तब तक आप बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। तो नीली क्रांति को जो अपनाया गया था वो 1885 से लेकर 1895, ये हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति को अपनाया गया, जो आपके मत्स्य से संबंधित है, जो आपके मत्स्य यानी कि मछली पालन से आपकी संबंधित है। तो नीली जो अर्थव्यवस्था है या नीली क्रांति है उसको 7वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था और नीली क्रांति के जनक हैं वो है आपके हीरालाल चौधरी, यानी कि हीरालाल चौधरी आपकी नीली क्रांति के जनक हैं। अगर हम इसकी सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा ये गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज के लिए एक वाहन है। तो संसाधनों की खोज के लिए वाहन है, यानी कि समुद्र के गहरे समुद्र में, तो समुद्र के अंदर छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो उस यंत्र को हम बोलते हैं सोनार, जिसमें जो तरंगे निकलती हैं उनको हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। यानी कि समुद्र के अंदर छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, जिसकी हम फुल फॉर्म भी आती है पेपर में लिखने को आपको, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग। ओके, तो सोनार में पराश्रव्य तरंगे होती हैं, यानी कि समुद्र के अंदर जो भी चीजें डूब जाती हैं, जो चीजें डूब के छिप जाती हैं अंदर, उनको ज्ञात करने के लिए अगर किसी की हम बात करेंगे तो सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। और समुद्र की गहराई मापने के लिए मीटर प्रयोग होता है जिसको हम कहते हैं फैदोमीटर। यानी कि फैदोमीटर क्या होता है तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो मत्स्य आपका क्या है, संसाधनों यानी कि जो भी रिसोर्सेस है उनकी खोज के लिए एक वाहन है, तो गहरे समुद्र में जाएगा, इससे क्या करेंगे हम खोजेंगे, है ना, जो भी आपके रिसोर्सेस है उसको क्या करेंगे खोजेंगे। ये आपका मत्स्य 6000 है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर से मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।